नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए अनिवार्य विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पाठ्यचर्या के प्रसंग श्रमिक कल्याणकारी विधान भाग 4 पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज की कक्षा के उद्देश्य श्रमिक कल्याणकारी विधान जिस पर हमें चर्चा करनी है, जिस पर हमें प्रशिक्षण लेना है। इसके तहत श्रमिक कल्याणकारी विधान के तहत निम्न अधिनियमों को, जैसा कि विगत कक्षाओं में भी मैंने बताया कि निम्न अधिनियमों को हमारे सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, जिसमें श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है, भुगतान अधिनियम 1936 है, कारखाना अधिनियम 1948 है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, भविष्य निधि अधिनियम 1952 है। और आज की कक्षा के जो उद्देश्य हैं, यानी आज की कक्षा में हम जिन पर चर्चा करेंगे वो है शिक्षु अधिनियम अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, और ये है पोष प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी वर्क प्लेस पर यौन शोषण के संबंध में जो अधिनियम बनाया गया उस पर आज हम बात करेंगे। शिक्षु अधिनियम अप्रेंटिसशिप एक्ट क्यों आवश्यक है उसके परिचय पर ध्यान देंगे। तो 1961 को शिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम विनियमित और नियंत्रित, यानी रेगुलराइजेशन और कंट्रोल अप्रेंटिसशिप का हो, इसके लिए इस अधिनियम का गठन किया गया, जिसमें जो शिक्षु पद है उसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो प्रशिक्षुता की संविदा के पालन हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के भीतर शिक्षु के तौर पर ट्रेनिंग ले रहा है, काम कर रहा है, उस व्यक्ति को इसमें कवर किया गया है। उनके हित के विषय में, नियोक्ताओं की जिम्मेदारी के विषय में इस अधिनियम में बात की गई है। 1961 में प्रशिक्षुता अधिनियम बनाया गया, जैसा कि अधिनियम के टाइटल से ही पता चल रहा है। 1973 में पहला संशोधन किया गया, जिसमें डिप्लोमा धारकों को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, यानी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा धारक हैं जो पहले इस अप्रेंटिसशिप एक्ट में नहीं सम्मिलित थे, उन्हें इसमें 1973 में संशोधन करके सम्मिलित किया गया। 1986 में जो संशोधन होता है वो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कवर किया गया है। जो भी वोकेशनल सिलेबस बनाए गए उनको 1986 में संशोधन करके इस अधिनियम के भीतर सम्मिलित किया गया। 1992 में अप्रेंटिसशिप नियम में संशोधन किया गया। जो रूल्स बनाए गए हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के अधीन, उन रूल्स में भी चेंजेस 1992 में किए गए। वर्तमान में यह व्यापार अप्रेंटिसशिप के संबंध में 35 ट्रेड और 243, यानी 35 जो ट्रेड हैं, 35 व्यवसाय हैं, उसके भीतर 243 ट्रेडों को इस अधिनियम के भीतर सम्मिलित किया गया है। यानी 243 व्यवसायों से यदि कोई व्यक्ति अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो वो इसके अधीन कवर होगा। शिक्षु अधिनियम 1961 के उद्देश्य जो थे, मानव संसाधन का विकास, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए एचआरडी, यानी औद्योगिक विकास के लिए, किसी भी औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास आवश्यक है। कौशल के उन्नयन के लिए, कौशल का जो अपग्रेडेशन है, स्किल इम्प्रूवमेंट जो है, वो स्किल इम्प्रूवमेंट एचआरडी का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी जो मानव संसाधन विभाग है हमारा, एचआरडी है, उस एचआरडी का जो मुख्य घटक है वो लोगों की स्किल में या कर्मचारियों या व्यक्तियों की, शिक्षुओं की कौशल में उन्नयन की स्थिति की बात करता है। उद्योगों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के लिए, ताकि निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि आदि के रूप में केंद्रीय शिक्षुता परिषद की पुष्टि हो सके। एक केंद्रीय शिक्षुता परिषद की पुष्टि होगी, यानी उसके केंद्रीय शिक्षुता परिषद के अकॉर्डिंग ही इसमें पाठ्यक्रम तय किए जाएंगे, इसके प्रशिक्षण की अवधि तय की जाएगी, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के नए नियम बनाने के लिए या पुराने नियमों पर कोई चर्चा करने के लिए केंद्रीय शिक्षु परिषद से ही बात करनी होगी। उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, उद्योग के लिए कुल जनशक्ति की आवश्यकता हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। जो भी उद्योग है उसमें अच्छे तरीके से काम हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, उस वजह से वहाँ
जनशक्ति की आवश्यकता होती है, जो जनशक्ति कुशल होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है जिससे काम अच्छे से चल सके। संस्थानों में सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल अर्जन हेतु पर्याप्त नहीं है, जो कि कौशल अर्जन हेतु पर्याप्त नहीं है। यानी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग पूरी तरीके से लाभप्रद नहीं होती है जब तक उसका वास्तविकता में कार्य करके उसे समझा ना जाए। वर्क प्लेस पर जाके काम करना, यही अप्रेंटिसशिप का सिद्धांत है। इसके अप्रेंटिसशिप का जो क्रियान्वयन है उस पर जो निगरानी रखनी है वो किसे किसे रखनी है। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर डीजीईटी जिम्मेदार है। ये 6 क्षेत्रीय निदेशालय शिक्षुता प्रशिक्षण केंद्र हैं जो कि चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कानपुर, फरीदाबाद, कोलकाता में हैं। इन 6 क्षेत्रीय निदेशालयों से अप्रेंटिसशिप एक्ट को गवर्न किया जाता है, वहाँ से ऑब्जर्वेशन की जाती है और डीजीईटी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। राज्य शिक्षुता सलाहकार राज्य सरकार के उपक्रमों, विभागों और निजी प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस के संबंध में अधिनियम कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं। जो भी राज्य शिक्षुता सलाहकार हैं, जो भी जिस पर मैं कैक पे आगे बात करूंगा, सीएसी पे, वो राज्य सरकार के उपक्रमों में जो भी इससे संबंधित नियम कायदे बनने हैं उन पर उनकी जिम्मेदारी राज्य शिक्षुता सलाहकार की होती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग स्नातक, तकनीशियन और तकनीकी प्रशिक्षुओं के संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो किसी भी टेक्निकल फील्ड में या वोकेशनल फील्ड में जो भी चेंजेस करने हैं उसके संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिम्मेदारी उनकी बनती है कि ये अधिनियम उन क्षेत्रों में, उन जगहों पर बेहतर तरीके से लागू हो सके। ये 4 प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड जो हैं वो ये तय करते हैं कि, या वो मॉनिटरिंग करते हैं कि वो जो अधिनियम है, अधिनियम के सारे उपबंध पूरी तरीके से संस्थानों पर या कारखानों पर जहाँ जहाँ पर भी लागू हैं पूरी तरीके से उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 4 हैं जो बोर्ड बनाए गए हैं मुंबई, कानपुर और कलकत्ता और चेन्नई में। इन 4 बोर्डों के माध्यम से उन पर ऑब्जर्वेशन की जाती है, उन पर ध्यान रखा जाता है। शिक्षु अधिनियम 1961 के मुख्य उपबंध, इसमें कैक, जैसे मैंने पहले बताया था अभी जिस पर बात करेंगे, ये एक सर्वोच्च संवैधानिक या सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। यहाँ पर इससे बड़ा कोई निकाय नहीं है। इसकी परमिशन या इसकी सलाह से ही सरकार को प्रशिक्षण के संबंध में, शिक्षु प्रशिक्षण के संबंध में मानक तय करने होते हैं कि किस तरीके की, किस गुणवत्ता के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होनी है और अप्रेंटिसशिप कैसे रेगुलेट किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो जो स्टाइपेंड है वो 4 साल में इसे डिवाइड किया गया है। पहले साल के लिए 2100 रुपये है, दूसरे साल के लिए 2400 रुपये है, तीसरे साल के लिए 2800 रुपये है और चौथे साल के लिए 3100 रुपये पर मंथ है। ये स्टाइपेंड जो वजीफ़े हैं ये चेंज किए जा सकते हैं नियोक्ताओं के हिसाब से, लेकिन मिनिमम ये देना ही देना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर स्टाइपेंड की दरें हर 2 साल में संशोधित की जाती हैं। ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये निम्मी ऑनलाइन की जो बुक है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। ये 4 दरें दी हुई हैं। इन दरों में हर 2 साल में परिवर्तन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। योग्यता यानी किस किस व्यक्ति को या किस किस कर्मचारी को, जो भी कर्मचारी तो नहीं कहें, अप्रेंटिसशिप करने वाले व्यक्ति को इसके अधीन रखा गया है और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस अधिनियम के अधीन कवर होने के लिए। वो पहली चीज़ तो ये है, जो 35 व्यवसाय समूह बनाए गए हैं उसकी जो 243 ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स के भीतर किसी एक में योग्य होना चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिस करने के लिए। योग्यता 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पास होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये, पहली चीज़ 243 ट्रेड, दूसरी चीज़ 8वीं कक्षा से 12वीं पास होना चाहिए या 8वीं से 12वीं तक के बीच में जो भी उसने एजुकेशन की हो वो उसको पास होना चाहिए। 10+2 प्रणाली में कुछ मामलों में बीएससी भी हो सकता है। यदि उसने 10+2 कर रखा है तो उस मामले में बीएससी भी माना जा सकता है।
शिक्षु प्रशिक्षण कारीगरों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ITC में आयोजित योजना के साथ जुड़ा हुआ है। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो ITIs और CI ये जो ITCs हैं, जो ट्रेनिंग कंपनीज़ हैं, उनके साथ में भी ये जुड़ा हुआ है। प्रासंगिक ट्रेडों में ITI उत्तीर्ण करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जो भी ट्रेड्स इसमें प्रासंगिक हैं, जो दी हुई हैं अधिनियम के भीतर, उन ट्रेड्स से पास करने वाला जो बच्चा है, ITI पास करने वाला बच्चा जो है, उसको इसके अधीन ट्रेनिंग की अनुमति है, जिसमें न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो प्रशिक्षार्थी है उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए और प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष तक हो सकती है। यानी जो उसे अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है उसका मिनिमम टेन्योर जो है वो 6 मंथ है, मैक्सिमम 4 ईयर्स है। 4 ईयर्स तक वो ट्रेनिंग कर सकता है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की कौशल प्रतियोगिता, यानी कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें हर वर्ष प्रशिक्षुओं के साथ प्रतिष्ठान के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कौशल प्रतियोगिता स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित ट्रेडों में आयोजित की जाती है। ये जो कुछ ट्रेड की लिस्ट दी है, जिसको मैं भी बताऊंगा, इसमें ये ऐसी ट्रेड्स हैं जिनके लिए कौशल प्रतियोगिता होती है, स्किल कंपटीशन रखा जाता है। स्किल कंपटीशन नेशनल लेवल पर भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी स्किल कंपटीशन किया जाता है, जिससे प्रतिष्ठानों जो भी नियोक्ता है या जो कार्य करने वाली संस्था है, कार्य ट्रेनिंग देने वाली संस्था है, और ट्रेनीज़ के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठ सके। इसमें फिटर में होता है, मशीनिस्ट में होता है, टर्नर में होता है, गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में होता है, इसकी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक मोटर व्हीकल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होता है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में होता है, वायरमैन में होता है, मैकेनिकल डीजल में होता है, यानी डीजल से संबंधित जितने भी मैकेनिक ट्रेड हैं उनमें होता है, टूल एंड डाई मेकर में होता है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में होता है, मैकेनिक मशीन टूल्स यानी मेंटेनेंस के जो ट्रेड हैं, मेंटेनेंस की ट्रेड पर भी ये प्रतियोगिता लागू होती है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जो शिक्षु हैं, जो ट्रेनीज़ हैं या जिन्हें हम अप्रेंटिसशिप करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। अब हम आते हैं दूसरे अधिनियम पर, जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन शोषण के विषय में जो अधिनियम बनाया गया वो अधिनियम 2013 है, जो हमारे सिलेबस में इस वर्ष सम्मिलित किया गया। इसके प्रिवेंशन की, प्रोटेक्शन की और रिड्रेशल की बात की गई, यानी निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध की बात इस अधिनियम में की गई। इस अधिनियम को प्रारंभ करने से पहले मैं बताऊंगा कि 2012 में एक घटना हुई थी दिल्ली में, जिसके पश्चात जस्टिस JS वर्मा जी की एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। उन गाइडलाइंस को सरकार ने पूर्णतया माना, जिसका एक परिणाम ये है, और दूसरा परिणाम अध्यादेश के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू IPC में चेंजेस किए हैं। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इस पर बात करते हैं। पोष अधिनियम 2013 के इतिहास पर अगर बात करें तो साथिन के रूप में राजस्थान सरकार के लिए काम करने वाली महिला भंवरी देवी का मामला जहन में आता है कि भंवरी देवी एक स्वयं सहायता समूह चलाती थी, मतलब जो सरकार के लिए कार्य करती थी। उनके साथ एक बाल विवाह रोकने के बदले के तौर पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। उसके बाद विशाखा, जागोरी, काली आदि संस्थाओं ने एक जनहित याचिका, अलग अलग जनहित याचिकाओं को कंपाइल करके एक जनहित याचिका दायर करी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मुद्दा उस अधिनियम में उठाया गया, उस जनहित याचिका में उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को गंभीरता से लिया और इस मामले में 1997 में दिशा निर्देश दिए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। विशाखा गाइडलाइंस बहुत पहले दी गई, धीरे धीरे चेंजेस आते रहे और 2012 की घटना के पश्चात 2013 में ये अधिनियम हमारे सामने आया। इस अधिनियम को विशाखा गाइडलाइंस में
जो भी चीज़ें मिली वो ये था कि यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, यानी यौन उत्पीड़न होगा क्या वो परिभाषित किया गया। कामकाजी महिला के प्रति सरकार और नियोक्ता यानी मालिक की क्या जिम्मेदारियां हैं, जो नियोक्ता है, कार्यालय अध्यक्ष है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तय की गई। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उचित उपाय बताए गए, कौन कौन से उपाय हैं जिससे इस तरीके की कोई घटना किसी भी महिला के साथ ना हो, वो उपाय बताए गए। यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के लिए हर कार्यस्थल पर समिति बनाने की बात की गई, स्थानीय समिति की भी बात की गई, कार्यस्थल पर आंतरिक समिति की भी बात की गई। जितनी यूनिट्स किसी कार्यस्थल पर संचालित होती हैं उन सारी यूनिट्स में एक एक आंतरिक कार्य समिति की बात की गई। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इनकी परिभाषाओं में अगर इस अधिनियम की परिभाषा को देखें तो यौन उत्पीड़न धारा 2 में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अवांछित यौन स्वभाव के व्यवहार को परिभाषित किया गया है। कहाँ किस किस तरीके की चीज़ों को अवांछित यौन स्वभाव माना जाएगा वो इस डेफिनेशन के भीतर दिया गया, या जिसे यौन उत्पीड़न कहेंगे। किसी भी महिला को छूना या छूने की कोशिश करना, फिजिकल रिलेशन बनाने या बनाने की मांग करना, डिमांड करना उससे, यौन स्वभाव की तस्वीरें या सामग्री दिखाना, ये आईपीसी में भी पनिशेबल है, लेकिन इस अधिनियम को स्पेशली बनाया गया क्योंकि आईपीसी सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पा रही थी। यह कोई भी ऐसा मौखिक अमौखिक सांकेतिक व्यवहार करना जो महिला को पसंद ना हो, ये भी यौन उत्पीड़न में ही कवर किया जाएगा। कार्यस्थल के माहौल को, यानी जो भी ये चीज़ें हैं वो तो यौन शोषण है ही हैं या यौन उत्पीड़न है ही हैं। इस यौन उत्पीड़न को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यानी इसका एक अप्रत्यक्ष रूप जो है उस पर अगर चर्चा करें तो कार्यस्थल के माहौल को ऐसा बना देना जिससे काम करना मुश्किल हो जाए। किसी भी महिला को यदि उक्त डिमांड नहीं पूरी होती तो ऐसा परेशान कर देना कि वो महिला फ्रीली काम ना कर सके, उसका जो कार्यस्थल का माहौल है वो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये धारा लागू होगी। यौन कार्य करने के एवज में महिला को तरक्की देना, ये भी एक प्रत्यक्ष रूप है। भाई किसी के प्रमोशन के लिए उसको इस तरीके की कोई डिमांड करना उससे। यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध ठुकराने पर महिला को रोजगार में नुकसान पहुंचाना, यदि कोई उक्त 5 चीज़ें करने से मना करता है या उस पर कोई अपोज करता है, कोई विरोध जताता है, तो उसको किसी भी प्रकार से रोजगार में नुकसान पहुंचाना या उसका डिमोशन कर देना या फिर उसके प्रमोशन को रोक देना या उसे नौकरी से निकाल देना तक भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये भी इसी का एक पार्ट है। दूसरी परिभाषा है कार्यस्थल की, यानी जो वर्क प्लेस होगा, वर्क प्लेस को भी डिफाइन किया गया है इस अधिनियम की धारा 2 में। सरकारी क्षेत्र का कार्यस्थल है, यानी जो गवर्नमेंट का है वो तो पूरा लागू है, वहाँ पर ये पूरा अधिनियम लागू है। निजी क्षेत्र का कोई कार्यस्थल है वो भी कार्यस्थल ही माना जाएगा। अस्पताल या नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी इसी के अंदर आएंगे। खेल की संस्थाएं, स्टेडियम की प्रतियोगिता स्थल, जो भी कंपटीशन की फील्ड्स हैं, जगहें हैं, मैदान है, वहाँ पर भी ये लागू होगा। किसी का घर भी कार्यस्थल कहलाएगा अगर वहाँ घरेलू श्रमिक कार्य करते हैं, यानी जो हमारे घर पे घरेलू श्रमिक कार्य करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा घर भी कार्यस्थल है इस अधिनियम की परिभाषा के अकॉर्डिंग। असंगठित क्षेत्र का कार्यस्थल, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके भी कार्यस्थल इसी के अधीन हैं। काम करने की जगह केवल 4 दीवारी तक सिमटी नहीं होती। अगर कोई कर्मचारी किसी भी जगह पर काम करने के सिलसिले में या काम करने के दौरान जाता है वह भी कार्यस्थल के अंतर्गत आएगा, जैसे कि यातायात के साधन में काम करने के लिए सफ़र करना। यानी यदि कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है किसी साधन से, किसी यातायात के साधन से वो ट्रैवल करता है, तो उस ट्रैवल करने की जो मंशा है उसकी काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो साधन भी, वो यातायात का साधन भी इस कार्यस्थल की परिभाषा के भीतर माना जाएगा। यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती है कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए, कार्य करने वाली महिला के लिए, जहाँ पर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। तीसरी परिभाषा है पीड़ित महिला। पीड़ित कौन होगा? पहली कंडीशन ये है कि पीड़ित सिर्फ महिला होगी। इस अधिनियम में सिर्फ महिलाओं के लिए प्रावधान है। पीड़ित सिर्फ महिला होगी, केवल महिला हो सकती है पीड़ित। किसी कार्यस्थल पर बतौर कर्मचारी नियुक्त की गई हो, कोई
कार्यस्थल है जिस पर उसे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया हो, कर्मचारी ना हो, कार्यस्थल पर बगैर तनख्वाह काम करती हो, कर्मचारी भले ही ना हो, वो तनख्वाह के बिना भी काम कर रही हो, वो सब ठीक है, लेकिन अगर वो कार्यस्थल पर काम कर रही है तो वो इस अधिनियम के अंदर कवर होगी। घरेलू श्रमिक जो घर पे काम करती हैं महिलाएं, वो भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। काम करने के बाद मजदूरी मिले यह भी ज़रूरी नहीं है। वे महिलाएं जिनसे पूरे समय दिन के 8 घंटे या कुछ घंटे के लिए काम लिया जाता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे पूरा दिन काम लिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें तनख्वाह दी जा रही हो, वो किसी भी तरीके का काम कर रही हों, स्वेच्छा से कर रही हों, बिना वेतन के कर रही हों, वो सारी महिलाएं इस अधिनियम के अंदर कवर्ड होंगी। नियोक्ता जो है, जो उन्हें अपॉइंट करता है, उसको धारा 3(6) में बताया गया है, जो व्यक्ति कार्यस्थल की व्यवस्था, निरीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्यस्थल पर उसकी व्यवस्था और उसके नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है, तो वो व्यक्ति नियोक्ता माना जाएगा इस अधिनियम के अनुसार। ठेके के कार्य के लिए यदि किसी ठेकेदार के थ्रू कोई महिला कार्य कर रही है, तो वो जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार भी नियोक्ता ही माना जाएगा इस अधिनियम के अनुसार। इस अधिनियम में जो शिकायतकर्ता को अधिकार मिले हुए हैं वो ये हैं कि शिकायतकर्ता जो महिला है उसके साथ हमदर्दी का रवैया रहे। ऐसा ना हो कि जो कमेटी है, जो इंटरनल कमेटी बनाई जाती है, उसका भी रवैया और वहाँ के स्टाफ का भी रवैया, वहाँ के लोगों का भी रवैया हमदर्दी का रहना चाहिए उसके साथ। प्रतिवादी के जवाब की कॉपी शिकायतकर्ता महिला को देनी चाहिए, यानी जो प्रतिवादी है उसने जो जवाब दिया है, जो रिस्पॉन्ड किया है, उसकी एक कॉपी पीड़ित महिला को देनी है, यानी शिकायतकर्ता को देनी है। वो पीड़ित महिला भी हो सकती है या उसके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता को एक कॉपी दी जाएगी। ये शिकायतकर्ता का अधिकार है। तीसरा अधिकार है, जीवन इतिहास की जांच नहीं की जाएगी। यदि किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, बुरा है, इस पर किसी तरीके की कोई चर्चा, इस पर किसी तरीके का कोई बात नहीं होगा इस अधिनियम के अंदर। ये भी एक शिकायतकर्ता का अधिकार है कि उसके इतिहास को खंगाला नहीं जाएगा, उसके इतिहास पर कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। शिकायत दायर करने की वजह से शिकायतकर्ता को नौकरी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, यानी शिकायत कर दिया यदि किसी महिला ने, तो उस महिला की नौकरी पर इस तरीके की कोई आंच नहीं आनी चाहिए कि आपने ऐसी शिकायत कर दी, इसकी वजह से ये नौकरी जा रही है आपकी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। महिला जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही इस शिकायत के पश्चात भी काम करेगी। महिला की पहचान गुप्त रखना, ये 16-17 में है, ये भी एक उसका अधिकार है। यदि वो नहीं चाहती कि ये बताया जाए कि शिकायत किसने करी है, शिकायतकर्ता नहीं बताना चाहता है किसके थ्रू शिकायत की गई है, तो ये भी उसका एक अधिकार है शिकायतकर्ता की उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। महिला के बयान के लिए एक तरफ से दिखने वाले शीशे या वीडियोग्राफी का उपयोग किया जाएगा। सिर्फ एक तरफ से दिखे, दूसरी तरफ से ना दिखे, ऐसे वीडियोग्राफी या शीशे का उपयोग उसकी बयान की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाएगा। अगर महिला FIR दर्ज करवाना चाहे तो इसमें उसकी मदद करनी होगी। यदि कोई महिला जिसके साथ किसी तरीके की कोई घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है, उस कंडीशन में यदि कोई महिला FIR कराना चाहती है, वो अलग अलग प्रोविज़न्स के थ्रू, IPC CRPC के थ्रू अगर कहीं पर FIR कराना चाहती है, तो वो FIR कराने में उसकी मदद करनी होगी। ये भी उसका एक अधिकार है। महिला द्वारा कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील करना, जो भी उसे इस अधिनियम के अंदर रिलीफ मिली है, उसके अलावा वो किसी अन्य कोर्ट में या उस पर भी किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है। ये धारा 18 उसे अधिकार देता है। नियोक्ता के दायित्व, नियोक्ता के क्या दायित्व हैं, यानी जो व्यक्ति ऐसी महिला जो इस अधिनियम के अंदर कवर्ड होती है, वो महिला जिस नियोक्ता के अधीन काम करती है, उस नियोक्ता के क्या दायित्व हैं, उसे क्या क्या करना होगा कार्यस्थल पर, उसके विषय में है। कार्य करने लायक एक सुरक्षित वातावरण देना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि नियोक्ता की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका परिक्षेत्र है, उस परिक्षेत्र में काम करना है, उस परिक्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए। आंतरिक शिकायत समिति का नाम, जो आंतरिक शिकायत समिति बनेगी, जो कमेटी बनेगी, उसका नाम, पता और दंडात्मक प्रावधानों को डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को जागरूक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यौन शोषण से संबंधित
वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए उसे, जिन वर्कशॉप के माध्यम से व्यक्तियों को संवेदनशील बनाया जा सके। आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष एक शिकायतकर्ता आरोपी पक्ष की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। एक शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष दोनों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना यह भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि आंतरिक समिति के सामने दोनों पक्ष पहुँचें। अंतिम है, आंतरिक शिकायत समिति का यह भी दायित्व है कि वह नियोक्ता को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और नियोक्ता का यह दायित्व है कि वह इस रिपोर्ट को जिलाधिकारी को प्रेषित करें। यानी हर कार्यस्थल पर जो आंतरिक कमेटी बनी है, इंटरनल कमेटी जो बनी है, उस इंटरनल कमेटी को हर वर्ष एक प्रतिवेदन, एक प्रारूप पे भर के देना होगा कि कितने इस वर्ष में किस किस तरीके की जो घटनाएं हुई हों उनके संबंध में एक सूचना बना के नियोक्ता को देनी है। और नियोक्ता का यह दायित्व है कि वो जिलाधिकारी को प्रतिवर्ष इस तरीके की सूचनाएं देता रहे। ये भी नियोक्ता का एक दायित्व है। शिकायत के तंत्र, जैसा कि पहले ही बात कर चुके हैं, समितियां बनेंगी। इन समितियों में 2 समितियां रहेंगी। एक स्थानीय समिति रहेगी जिसको डीएम बनाएगा, हर जिले में बनाएगा। जिलाधिकारी को स्थानीय शिकायत समिति का गठन हर जिले में करना होगा। दूसरा, जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन ना हुआ हो, जहां शिकायत मालिक के खिलाफ हो या घरेलू, ये इन मामलों में लागू होगा जहां पर आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं हुई है। आंतरिक शिकायत समिति गठित ना होने के साथ में यदि नियोक्ता के खिलाफ ही शिकायत है या फिर घरेलू श्रमिक है, तो ऐसे कंडीशन में स्थानीय समिति इन्वॉल्व होगी। जिलाधिकारी को हर ब्लॉक, तहसील, तालुका और शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटी में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो मॉनिटरिंग करेगा कि ये सारी चीज़ें, ये सारे उपबंध ठीक से लागू हो रहे हैं। स्थानीय समिति जो बनेगी, इसमें अध्यक्ष एक महिला रहेगी। एक महिला ब्लॉक, तालुका, तहसील या नगर पालिका से होगी। गैर सरकारी संस्था से 2 सदस्य होंगे। ये 2 मेंबर रहेंगे गैर सरकारी संस्था से, जो स्थानीय में भी हैं, जो आंतरिक में भी रहेंगे। सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जिले में समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग का एक अधिकारी होगा। इन सभी का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होगा और 50% इसकी जो नियम है, 50% महिलाएं होंगी इस कमेटी में। आंतरिक समिति धारा 4 में परिभाषित है। ये समिति उन कार्यस्थलों पर बनाई जाएगी जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है। 10 या 10 से अधिक कार्य करने वाली जो भी संस्थाएं, जो भी जगहें हैं, वहां पर ये समिति कार्य करेगी। इस समिति में अध्यक्ष जो होगा वो कार्यस्थल की वरिष्ठ महिला होगी। कम से कम 2 कर्मचारी कार्यस्थल से ही, वर्कप्लेस से ही 2 कर्मचारी भी इसके मेंबर रहेंगे। गैर सरकारी संस्था के 2 सदस्य रहेंगे और 3 वर्ष का कार्यकाल और 50% महिलाएं, इसकी भी वही शर्त है। आंतरिक शिकायत समिति के गठन की जिम्मेदारी, उसकी जो जिम्मेदारी है इस समिति को गठित करने की, वो नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है। जितनी भी यूनिट्स चल रही हैं उन सारी यूनिट्स के लिए, यानी कार्यस्थल में, वर्कप्लेस में जितनी यूनिट्स हैं उन सारी यूनिट्स में अलग अलग आंतरिक समिति बनाई जाएगी। आंतरिक समिति सिर्फ इंटरनल चीज़ों को कवर करेगी, वो देखेगी कि सारे उपबंध लागू हो रहे हैं। यदि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट नियोक्ता को प्रस्तुत करेगी। शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो धारा 9 में दी गई है। ये 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत करनी होती है। विशेष परिस्थितियों में 6 महीने तक हो सकती है। स्पेशल कोई केस है, उस कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन है, उस केस में ये 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे 3 महीने के भीतर किसी भी प्रकार की यदि यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो उसे सूचित करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर समिति द्वारा पीड़ित महिला को शिकायत लिखने में मदद करनी होगी। यदि कोई महिला लिखने में अक्षम है या उसे लिखने में दिक्कत है तो उस महिला को लिखित लिखने के लिए उस समिति को सहायता करनी होगी। अगर पीड़ित महिला बीमार हो या उसकी मृत्यु हो गई हो तो कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस संबंध में पूरी जानकारी हो, घटना की पूरी जानकारी हो, वो भी शिकायत दर्ज कर सकता है। पीड़ित महिला को शिकायत की 6 कॉपियों समिति के पास जमा करनी होंगी। ये जो रिटर्न में दिया जाएगा वो 6 कॉपीज़ में दिया जाएगा। ये भी इसकी एक शर्त है। समझौता या सुलह धारा 10 में परिभाषित है।
समझौता किन कंडीशन में हो सकता है? पीड़ित महिला चाहे तो जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले समिति से प्रतिवादी के साथ आपसी बातचीत, समझौता, सुलह करवाने का अनुरोध कर सकती है। जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले यानी उसका जांच प्रक्रिया शुरू ना हुआ हो उससे पहले वो प्रतिवादी के साथ यदि किसी तरीके का कोई सुलह करना चाहती है तो उसकी सूचना वो समिति को दे देगी। आपसी बातचीत, समझौता, सुलह के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रतिवादी द्वारा या जो भी दूसरा पक्षकार है उसके द्वारा उस पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि वो सुलह कर ले, समझौता कर ले। और पैसों के लेन देन या मुआवजे के आधार पर समझौता नहीं होना चाहिए, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट शर्त है। यदि कोई महिला झूठी शिकायत करती है, यदि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप बदनीयती से लगता है, यानी मेलाफाइड इंटेंशन है उसकी बदनीयती है, तो उस इंटेंशन से लगाया जाता है और जानबूझकर झूठी शिकायत की जाती है या जाली दस्तावेज़ दिए गए हैं, तो इस धारा के भीतर गवर्न होगा। ऐसे में समिति नियोक्ता जिलाधिकारी को शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है। यदि ऐसी कोई चीज़ सामने आती है, समिति के सामने आती है, तो समिति नियोक्ता या जिलाधिकारी को ये कह सकती है कि आप इस जांच को फिर से प्रारंभ करें। लेकिन अगर शिकायत करने वाली महिला आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं दे पाती है, इस कारण दोष साबित नहीं हो पाता है, तो इस आधार पर महिला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी यदि कोई महिला नहीं दे सकती है, अपने एविडेंस नहीं दे पाती है मौके पर, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। महिला के खिलाफ यह साबित करना ज़रूरी होगा कि आरोप बदनीयती से है। महिला के खिलाफ इस धारा में कवर होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके खिलाफ बदनीयती का जो प्रूफ है वो प्रस्तुत किया जाए। आज के प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने इस कक्षा में शिक्षु अधिनियम यानी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को समझा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पोश को समझा, यानी ये पोश है क्या और इसके कौन कौन से उपबंध हैं उन पर हमने चर्चा करी, इसके परिचय और उद्देश्यों पर चर्चा करी। इस कक्षा के लिए जो कंटेंट मैंने लिए निम्मी लर्निंग ऑनलाइन बुक से लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल माया शुक्ला जी की किताब से लिए और संबंधित बेयर एक्ट से हमने लिए। धन्यवाद।